हेलो दोस्तों, आज हम भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को आपके सामने रखेंगे। ये NIOS सिलेबस से रिलेटेड है, मीन्स टोटली वही है और सभी अच्छी अच्छी कोचिंग संस्थान इसी NIOS सिलेबस को ही लेते हैं, तो मैंने भी यहीं से लिया हुआ है। NIOS क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। जो भी चीज़ें यहाँ पे हाईलाइटेड हैं आपकी स्क्रीन पे दिखाई पड़ जाएंगी रेड कलर से, देखिए मेन यही है और तभी ये चैप्टर आपका फिनिश हो पाएगा। ये चैप्टर मैं इसलिए लेके आया हूँ आपके सामने कि बहुत से लोगों को लगता है कि जो भी इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है और ज्ञान विज्ञान की जो बातें की जा रही हैं वो यूरोप से आई हैं। ऐसा नहीं है, हम भी पहले से बहुत सक्षम थे, आज भी सक्षम हैं, हमेशा रहेंगे। हमारे भारत में भी पहले विज्ञान और प्रौद्योगिकी किस प्रकार से थी, इस चैप्टर में मैं सभी चीज़ों पे प्रकाश डालूँगा। ये मैराथन क्लासेस टाइप का रहेगा ये, तो प्लीज़ आप इस लेक्चर को स्क्रीन पे देखते हुए बहुत सावधानीपूर्वक सुनिए। जो चीज़ें हाईलाइटेड हैं मेन वही है, मैंने हाईलाइट कर दिया है क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है 20 पन्नों का और आधे घंटे में मैं आपको कैसे पढ़ाऊँ, इसलिए मैंने इम्पोर्टेंट तथ्यों को आपको बताऊंगा और इस कारण से आप जानेंगे कि आपको एक बड़े चैप्टर्स को कितनी जल्दी आसानी से पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ऐसा नहीं है कि सब कुछ पहले से सभी देशों के पास था, हमारे पास नहीं था। विश्व के अन्य देशों के समान भी हमारे यहाँ भी वैज्ञानिक विचारों की एक समृद्ध वसीयत रही है और अज्ञात को जानने की इच्छा ने परीक्षण और अवलोकन के साथ मिलकर वैज्ञानिक जिज्ञासा के रूप में धारण किया है और भारतीय समानता तक पहुँचे भी थे कि सत्य और विविधता और जटिलताओं से परिपूर्ण वास्तविक जगत में ही विद्यमान है। समझ में आपको? सब हमारे यहाँ भी था। अब भारत में कैसे देखते हैं? भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जो हमारे यहाँ क्या है, नक्षत्र विज्ञान और ज्योतिष आदि विषय सम्मिलित रहे हैं। अर्थमेटिक्स को जिसे आज अब अंगणित कहते हैं, उसको पहले कई नामों से जाना जाता था, जैसे पाटी गणित। आप स्क्रीन पर देखिएगा, मैं माउस कर्सर, पाटी गणित, तख्ती पर गणना, बच्चों स्कूल आते से देखते हैं तख्ती पर लिखते हैं। अंकगणित, गांव में अंकों द्वारा गणना। ज्यामिति को रेखा गणित, रेखाकार। अलजेब्रा को बीज गणित, बीज विश्लेषण कहा गया। नक्षत्र विज्ञान और फलता ज्योतिष आदि विषय ज्योतिष के अंदर ही जाने गए। जो वैसे चीज़ें थी हमारे यहाँ भी थी। अब नक्षत्र विज्ञान हम बोलते थे हिंदी में, वो कहते एस्ट्रोनॉमी। भारत में ही नक्षत्र विज्ञान ने बहुत उन्नति की है। हमारे ज्योतिषाचार्य बता दिया करते थे कैसे क्या वो, और बहुत ही सूक्ष्म विश्लेषण भी किया है, निरीक्षण भी किया हमारे ज्योतिषों ने। ज्योतिष वेदांग ने नक्षत्र विज्ञान को बहुत सुव्यवस्थित श्रेणियों स्थापित की और बहुत सी आधारभूत समस्याओं पर आर्यभट्ट ने 499 ईसा पूर्व ने बल भी दे दिया था। बताइए क्या था? आर्यभट्ट 499 ईसा पूर्व, समझिए आप, तब बता क्या दिया था। उनके संक्षिप्त आर्यभट्टी ग्रंथ में 121 श्लोक हैं ऐसे। इनमें खगोल विषय परिभाषाओं, नक्षत्रों के सही स्थिति को पहचानने के विभिन्न तरीकों और सूर्य और चंद्रमा की गतियों, ग्रहणों की गणना, अनेक चीज़ें सम्मिलित की गई हैं। उन्होंने बता दिया था कि ग्रहण का कारण उनके अनुसार था कि पृथ्वी गोलाकार है, 499 सब गोलाकार अपनी धुरी पर घूमती है, देखिए बताया उन्होंने, और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्र ग्रहण पड़ता है, और जब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ जाए तो सूर्य ग्रहण पड़ता है। 499 ईसा पूर्व आर्यभट्ट जो गणितज्ञ थे उन्होंने बता दिया था। और बताइए, लोग कहते हैं कुछ पता नहीं था, हमें सब पता था। वाल्मीकि ने अपने ग्रंथ पंच सिद्धांतिका में वर्णन किया है
कि नक्षत्र विज्ञान में से 5 सिद्धांतों का साथ दिया था उन्होंने, वाल्मीकि ने। और यही दोनों चीज़ें नक्षत्र विज्ञानियों के लिए मार्गदर्शक सिद्ध हुई। ज्योतिष और जन्म पत्रियों का प्राचीन भारत में अध्ययन किया जाता था, आज भी है। और आर्यभट्ट के सिद्धांत उस ज्योतिष से विभिन्न थे और जो वैज्ञानिक अध्ययनों के स्थान पर विश्वासों पर अधिक बल देते थे। गणित शास्त्र या द मैथमेटिक्स, आप हड़प्पा संस्कृति मोहनजोदड़ो को जानते ही हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। उस समय के लोगों को भी रेखा गणित का अच्छा खासा ज्ञान था, मापन का ज्ञान था, रेखा गणित का ज्ञान था। वहाँ की आप सोसाइटी देखिए कैसे समकोण पर काटती हुई सड़कें थी उनकी। और भारतीय गणित शास्त्र का जन्म सुलभ सूत्रों से माना जाता है। आपसे कोई पूछता है जो भारतीय गणित शास्त्र है उसका जन्म कैसे माना जाता है, वो सुलभ सूत्रों से माना जाता है। और ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में आप स्तंभ ने व्यवहारिक रेखागणित का परिचय दिया था। आप स्तंभ ने, उन्होंने बता दिया था न्यून कोण, दीर्घ कोण, समकोण आदि सम्मिलित थे, समझिए। और गणित शास्त्र के 3 प्रमुख योगदान आए थे, चिन्ह अंकन पद्धति, दशमलव पद्धति और शून्य का प्रयोग। शून्य का उसका भारत ने ही किया, आ गया। शून्य का उसका तो भारत में ही किया दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में। और ब्रह्मगुप्त का ब्रह्म सफुट सिद्धांत नामक पहला ग्रंथ था, इसमें शून्य को एक संख्या क्रम में परिगणित कर दिया गया, समझिए। ब्रह्मगुप्त थे, उन्होंने शून्य का आविष्कार कर दिया। ब्रह्मगुप्त ही पहला व्यक्ति था जिसने शून्य का आविष्कार किया। आर्यभट्ट ने बीजगणित की खोज की थी, त्रिकोण का क्षेत्रफल ज्ञात कर दिया था, त्रिकोणमिति का जन्म कर दिया आर्यभट्ट ने, समझिए। पीछे वैसे नहीं है, हल्ला नहीं काटा, बस इस बात में पीछे थे, समझ गए। सूर्य सिद्धांत एक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है। वाल्मीकि की वेद संहिता 6 शताब्दी ईसा पूर्व नक्षत्र विज्ञान के रूप में महत्वपूर्ण कृति थी। तो ये हमारे जो व्यक्ति रहे हैं, पूर्वज रहे हैं, महान वैज्ञानिक रहे, उन्होंने सब कुछ किया है। औषधि विज्ञान में आइए, अथर्ववेद, हमारे 4 वेद हैं, आपको पता ही है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। अथर्ववेद में प्रथम बार बीमारियों और चिकित्सकों का उल्लेख प्राप्त हुआ है। बुखार, खांसी, खान पान, डायरिया, जलादो, ड्रॉप्सी, जख्म, कुष्ठ, दौरे ऐसे रोग वर्णित थे उस समय भी। और 600 ईसा पूर्व तक संगत विज्ञान का जन्म हो गया। उसमें 2 प्रमुख ग्रंथ हैं, चरक है, सुश्रुत है। चरक ने चरक संहिता लिख दी, सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता लिख दी। और इनके ग्रंथों को भाषाओं में अनुवादित होकर चीन तथा मध्य एशिया तक पहुंच गया। दोस्तों, जो मैं आपको अपनी भाषा में बोल रहा हूँ आपकी भाषा आपको समझाने के लिए, वो इसलिए हाईलाइटेड है, वही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं उस चीज़ों को आपके सामने बोल रहा हूँ। आप समझ जाए, प्लीज़ समझते रहिए। कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ डाल दीजिए। चरक संहिता में जिन औषधियों का प्रयोग किया गया, जड़ी बूटियों का प्रयोग किया गया, उनका वर्णन है चरक संहिता में। और 25 शताब्दी ईसा पूर्व ही शल्य चिकित्सा एक पृथक अध्ययन आया। उन्हें 121 शल्य उपकरणों का वर्णन किया गया, इसमें हड्डियों को तोड़ना, जोड़ना, आँखों का मोतियाबिंद आदि प्रकार के ऑपरेशन किए गए। तब चरक ने इतना किया। सुश्रुत ने क्या समझ आते हैं। और सुश्रुत ने 760 पौधों का लोग किया, उसमें भी यही था, पौधों की जड़ें, छाल, फूल, पत्ते। आज भी ऐसे हैं भाई कि बहुत सी जड़ी बूटियाँ ऐसी हैं, पेड़ पौधे से हमको बारे में पता ही नहीं है, और जब पता चलता है तो हम सही हो जाते हैं। मेटलर्जी लोग कहते हैं रूस ने बहुत सी मेटलर्जी बना रखी है, आज तक जगह नहीं बता दें भाई। हम पीछे नहीं थे भाई। सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त कांस्य और तांबे की कलाकृतियाँ और मिट्टी के चमकीले बर्तनों के समय, उस समय उन्हें धातु के बारे में पता चलता है। बताइए,
सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ाई होगा कांस्य और तांबे की कलाकृतियाँ पाएगी। और ईसा पश्चात पहली शताब्दी तक लोहा, तांबा, चांदी, सोना धातुओं, पीतल और कांच जैसी धातुओं का व्यापक उत्पादन होता था हमारे यहाँ। कुतुब मीनार पैसा में जो लोह स्तंभ है उस कोटि के मिश्रित धातुओं का जीवंत उदाहरण है। जाएगा आप कुतुब मीनार देख लीजिए। क्षार और अम्ल का उत्पादन किया जाता था और उनका तो औषधि बनाने के लिए करते थे। और भागलपुर के पास जाएगा सुल्तानगंज में 2 मीटर ऊंची बुद्ध की कांस्य प्रतिमा लगी हुई है। मेटलर्जी में हम कहीं पीछे नहीं थे, बस शोर नहीं मचाते थे, अब मचा रहे हैं, मचाएंगे आगे भी। लोग कहते भूगोल पढ़ने के लिए बाध्य करते थे, जिसको जरूरत होगी वही आएगा ना। हम व्यापार करते थे, हमको नौका चलाने का शौक था, यात्राएं हम भी करते थे। हमारे यहाँ भी गुजरात में लोथल में बंदरगाह के अवशेष पाए हुए हैं। इससे सिद्ध होता है कि हमने समुद्र से व्यापार होता था। लेकिन हम कहते हम यूरोप जाएंगे, हम अमेरिका जाएंगे, हम क्यों जाएंगे? लोग हमको ही खोजने के लिए तो एक देश महाद्वीप बन गया। तो ऐसा नहीं कि हमको भूगोल का जानकारी नहीं थी, प्राचीन भारत में थी। आगे देखिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी को 2 तरह में बांटा गया। एक था इस्लामिक, दूसरा था इस्लामिक प्रभावित और दूसरा यूरोपियन प्रभावित। नए विचारों में क्या आधारित था? मकतब और मदरसे। एक सुनिश्चित पाठ्यक्रम में उनका मकतब और मदरसों को सुनिश्चित पाठ्यक्रम में उनका संरक्षण, शाही संरक्षण था। मुगल तो मुस्लिम शासक तो करते थे। शेख अब्दुल्ला और शेख अजीजुल्लाह 2 वैसे भाई थे जिन्होंने तार्किक विज्ञान मगुलत में विशेषता प्राप्त थी, उन्होंने संभाला। संभाल आगरा के मदरसे प्रमुख हैं। पर्सिया और केंद्रीय एशिया से विद्वानों को मदरसे में पढ़ने के लिए आमंत्रित किया जाता था, पढ़ाने के लिए। शाही घरों और सरकारी विभागों में भंडारण अन्न सम्मान की आपूर्ति के राजाओं के लिए बहुत सारे कारखाने चलाए गए थे। ऐसे नहीं बनते थे, कारखाने थे, चलते थे। मुस्लिम शासकों ने प्राथमिक विद्यालयों की पाठ्यचर्या को सुधारने का बहुत प्रयास किया। प्राथमिक शिक्षा में गणित, क्षेत्रमिति, ज्यामिति, ज्योतिष, लेखा शास्त्र, लोक प्रशासन और कृषि विज्ञान ऐसे विषय सम्मिलित थे। ये मैं आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं अपने देश के बारे में बता रहा हूँ कि हम पीछे नहीं थे। हम कल भी आगे थे, आज भी आगे और आगे रहेंगे। आपको प्राउड फील होना चाहिए, इसलिए इस चैप्टर को मैं लेके आया हूँ। बहुत दिनों बाद एनआईएस सिलेबस का वैसे एनसीईआरटी पढ़ाता रहता हूँ, टू द पॉइंट। अब मैं इसीलिए लेके आया कि आप जाने अपने देश के बारे में। जीव विज्ञान बायोलॉजी में देख लीजिए। 13वीं शताब्दी में जो हंसदेव थे उन्होंने एक पुस्तक लिखी, मृग पक्षी शास्त्र में शिकार के लिए प्रयुक्त पशु पक्षियों को इसमें जानकारी प्राप्त थी, समझिए। और जो मध्ययुगीन शासक और शिकायत अपने साथ घोड़े, कुत्ते, चीते, बाज सब रखते थे। देखा नहीं पिक्चर में, बाज है यहाँ पे, कंधे बचेगा, जा बचा, संदेशा दे के आ जाता है, संदेशा दिखाता है। कैसे? कुछ तो पता था उनको यार। पहले ही उनके पशुशालाओं में पालतू जंगली जानवर के पशु रखे जाते थे। अकबर के पास पहले हाथी घोड़े की भरमार थी, उत्तम किस्म के नस्ल के थे। जहांगीर को पौधों का बहुत शौक था। उसके दरबारी कलाकारों ने पुष्प संबंधित चित्रों को 57 पौधों का प्रदर्शन किया, समझिए। गणित शास्त्र में देखिए, 7वीं शताब्दी के प्रसिद्ध गणितज्ञ जो ब्रह्मगुप्त थे, कर्जे के रूप में ऋणात्मक संख्या को और धनात्मक संख्या को भाग्य के रूप में दर्शा दिया, जिससे ज्ञात होता है कि प्राचीन भारतीय प्रायोगिक व्यवसाय में गणित का उपयोग जानते थे। तो ये ब्रह्मगुप्त ने इतना कर दिया था। 2 प्रसिद्ध ग्रंथ थे, श्रीधर का गणित सार था और भास्कराचार्य की लीलावती थी। गणित सार में से जो श्रीधर का था उसमें गुणा, भाग, संख्या, घन, वर्गमूल, क्षेत्रमति आदि विषय के बारे में सम्मिलित है। और गणेश देवन ने लीलावती पर बुद्धि विलासिनी नामक टीका लिखी, अन्य उदाहरण प्रस्तुत है। अब इसी उदाहरण में लीलावती का अनुवाद जो था फैदी ने फारसी में कर दिया। जो नसरुद्दीन तुसी थे, जो माघ के वेधशाला के संस्थापक निर्देशक थे, उन्होंने ऐसा किया। तो ये नहीं कि गणित में आप बोलो कि प्लस माइनस और पॉजिटिव नेगेटिव, ऋणात्मक धनात्मक, हमको ज्ञान नहीं था। वो भी कब था? 7वीं शताब्दी में था।
ठीक है। रसायन शास्त्र, कागज का आविष्कार प्राचीन साहित्य दक्षिण प्रदेश में ताड़ के पत्तों पर लिखते थे हम, और कश्मीर और देखे देश के अन्य उत्तर प्रदेशों में भोज पत्तों पर अंकित किया जाता था हमारे यहाँ। पिक्चर देखी हो ऐसा ना देखी हो, फोटो जरूर देखी हो, तुलसीदास जी लिखते हैं रामायण पत्ते पे, रामायण देख लेना। कैसे कह सकते हो भैया, हमें पता ही नहीं था कागज पर। कश्मीर, सियालकोट, जाफराबाद, पटना, मुर्शिदाबाद, अहमदाबाद, औरंगाबाद, मैसूर, आज भी वो प्रदेश है ना कागज के लिए प्रसिद्ध है। टीपू सुल्तान के समय मैसूर में कागज बनाने का कारखाना था, जिसमें कागज बनाया जाता था, जो जिसकी सतह सुनहरी होती थी। मुगलों के पास बारूद बनाने का, निर्माण बंदूक के प्रयोग की जानकारी थी, समझो। और भारतीय शिल्पकारों ने भी इस तकनीक को सीखा और विभिन्न विस्फोटकों का पदार्थों का आविष्कार किया। सोना, गंधक, लकड़ी के कोयले को अलग अलग मात्राओं में मिलाकर बारूद बनाने और उसका विभिन्न प्रकार की बंदूकों में प्रयोग करना भी हम जानते थे। नक्षत्र विज्ञान में या एस्ट्रोनॉमी में पूर्व स्थापित खगोलीय मतों का वर्णन कर टीकाएँ प्रकाशित की। उज्जैन, बनारस, मथुरा, दिल्ली में प्रमुख वेधशालाएँ हैं, समझिए। सर की नहीं है। और फिरोज शाह के दरबार में नक्षत्र विज्ञानी महेंद्र सूर्य ने एक यंत्र का विकास किया। और परमेश्वर केरल और महाभास्करी परिवार नक्षत्र विज्ञानियों के परिवार में ख्याति प्राप्त और पंचांग बनाने का काम करते थे। और नीलकंठ सोमसुतवर ने आर्यभट्ट पर टीका लिखी। जयपुर के जो महाराजा सवाई सिंह द्वितीय थे, उन्होंने दिल्ली, उज्जैन, वाराणसी, मथुरा, जयपुर में नक्षत्र विषयक वेधशालाएँ बनवा दी। भैया एस्ट्रोनॉमी में कहीं पीछे नहीं थे। मेडिसिन में बीमारियों निदान के नाड़ी और मूत्र का परीक्षण किया जाता था। हमारे सांजधर संहिता में औषधि को अफीम का सेवन बताया गया था। और रक्त चिकित्सा में बहुत सी धातुओं से निर्मित औषधियों का वर्णन, इसमें धातु से निर्माण विधि भी वर्णित है। औषधि विज्ञान में पीछे नहीं थे, जो दवा दे देते आज बरुआ बोलते हैं हिंदी में। जाओ उनके बाबा क्या बरुआ दे देंगे तो खा लो, सही हो जाएंगे, होते जाते लोग सही। यूनानी तिब्बी जो औषधि विज्ञान की महत्वपूर्ण व्यवस्था जो भारत में मध्य युग में प्रचलित हुई थी। अली बिन रब्बन ने ग्रीक औषधि व्यवस्था भारतीय औषध विज्ञान का अपने ग्रंथ फिरदौसी हिकमत में वर्णन किया है। कैसे विज्ञान कभी नहीं पीछे थे। प्राचीन भारत से हम कृषि करते थे। विदेशियों के आगमन से कुछ परिवर्तन जरूर हुए, जैसे नई फसलों का उगाना, पेड़ों, उद्यान, को पौधों की जानकारियाँ। प्रमुख फसलें हमारी थी गेहूँ, चावल, जौ, बाजरा, दाल, तेल के बीज, कपास, गन्ना और नील थी। पश्चिमी घाटों में किसान लगातार उत्तम किस्म की काली मिर्च उत्पन्न करते थे, उसके लालच में तो लोग आ गए इंडिया। कश्मीर अपनी केसर और फलों के लिए प्रसिद्ध था। तमिलनाडु से अदरक और दालचीनी आती थी, केरल से इलायची आती थी, चंदन और नारियल बहुत ही लोकप्रिय थे। तम्बाकू, मिर्च, अमरूद, आलू, शरीफा, काजू, अनानास ऐसे नए जो पौधे जो 16वीं शताब्दी में भारत में उगने जो लगे थे। इतना सब कुछ था हमारे यहाँ। कैसे कह सकते हैं आप हम पीछे थे, हमारे यहाँ कुछ नहीं था। आप तो पढ़ रहे हैं तो आपको ज्ञान हो गया, क्योंकि बहुत से लोगों को लगते हो कि सब कुछ यूरोप से ही आया है। बेटा आया नहीं है यूरोप से, लोगों ने हमारा लेकर हमसे ही सीख लिया और आज हमको सिखा रहे हैं। आगे देखिए, आधुनिक भारत में क्या है, और विज्ञान वह व्यवस्थित गतिविधि है जो भौतिक विश्व के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहती है। और प्रौद्योगिकी वह गतिविधि है जो इस ज्ञान को उत्पादक कार्यों में प्रयुक्त करती है, जैसा कि इन परिभाषाओं से स्पष्ट है। और क्या कहेगा, 1971 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी DST की स्थापना की गई, 1971 में की गई। तो हमारे यहाँ से द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बल दिया गया था, क्योंकि उसमें कहा गया कृषि,
भारत 135 मिलियन टन खाद्य सामग्री पैदा कर रहा है। 135 मिलियन टन। आज से 30 वर्ष पूर्व के लिए वहाँ पर 50 टन उत्पादन होता था। अधिक उपज देने वाले बीजों से लेकर हम आए, कृषि में ऊर्जा का प्रयोग किया, फसलों के पकने के बाद प्रौद्योगिकी का प्रयोग भी किया। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR की प्रमुख भूमिका रही है, बहुत हम ऋणी हैं उनके। 73 कृषि कॉलेज स्थापित किए गए हमारे यहाँ, 32 पशु चिकित्सालय बनाए गए, 8 कृषि इंजीनियरिंग और 1 डेयरी कॉलेज के माध्यम से संस्था किसानों और कृषि के विभिन्न कार्यों में संलग्न लोगों को वैज्ञानिक शिक्षा प्रदान कर रही है। आज भी ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। उद्योग स्थापित किए गए, उद्योगों में शिक्षा भी दी गई हमारे यहाँ। 2 राजकीय संस्थाएं स्थापित की गई, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR, और जिसका आज बहुत ही बड़ा रक्षा में योगदान है प्रत्यक्ष अनुसंधान और विकास संगठन DRDO। इसीलिए स्थापित किए गए ना। निरंतर नागरिकों और रक्षा विभाग के लिए विस्तृत पैमाने पर विज्ञान और तकनीकी अनुसंधान में संलग्न है। DRDO का नाम सुनते ही हैं, कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं वो, क्या क्या नहीं करते हैं बेचारे, जो देश के लिए हो सकता है। रक्षा के क्षेत्र में उन्होंने भारत में अपनी तकनीकी योगदान में पर्याप्त वृद्धि की और उसके जीवंत उदाहरण है हमारे सामने। नोबडी कैन ब्लेम है। नाभिकीय ऊर्जा में 63 वर्षों में हमने 1948 में परमाणु शक्ति आयोग की स्थापना के बाद हमने 1948 में परमाणु शक्ति आयोग की स्थापना कर दी थी, और भारत ने परमाणु प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण प्रगति की है। हम सभी आभारी हैं उनके। 1957 में 93 में बाबा एटॉमिक अनुसंधान केंद्र बाल की स्थापना हुई, और देश में पहला एकमात्र वैज्ञानिक संस्थान है। तारापुर महाराष्ट्र, कोटा राजस्थान, कलपक्कम तमिलनाडु, नरोदा उत्तर प्रदेश, चकरापड़ा गुजरात में परमाणु ऊर्जा के केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी 1975 में अपना प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट आकाश में छोड़ा गया, और भास्कर प्रथम, भास्कर द्वितीय दूर के द्वारा छोड़ दिए गए। अपने निजी SLV-3 रॉकेट से रोहिणी उपग्रह गए। यूरोपियन एरियाना रॉकेट द्वारा एप्पल सैटेलाइट छोड़ा गया, समझिए। और 1975 में ही सैटेलाइट साइट के माध्यम से उज्जवल भविष्य पूर्व शिक्षा की परियोजना चलाई गई है। 1983 में INSAT-I भी छोड़ा गया, जिससे हमारा क्या क्या हुआ, रेडियो, टेलीविजन, तार संचार, मौसम संबंधी जानकारी जो आपको मिलती रहती है ना, वो इसी द्वारा INSAT-I के द्वारा। इलेक्ट्रॉनिक्स स्वतंत्रता के बाद भारत ने रेडियो, दूरदर्शन, संचार व्यवस्था, प्रसारण यंत्र, रडार, आणविक रिएक्टर, ऊर्जा नियंत्रण, जल के भीतर संचार, अंडा वाटर सिस्टम जैसे इलेक्ट्रॉनिकों के विभिन्न प्रकार के यंत्रों की क्षमता प्राप्त की है। इलेक्ट्रॉनिक्स में आप देख लीजिए, सब हमने किया है स्वतंत्रता के बाद। पिछले दशकों में इलेक्ट्रॉनिक सामान के उत्पादन में 18% की वार्षिक वृद्धि की है। कुछ दिनों बाद हम कच्चा मटेरियल, उसके मदरबोर्ड सब बनाएंगे और अपने देशवासियों को देंगे। हमारे प्रमुख संस्थाएं स्थापित कर देंगे, सेमी कंडक्टर लिमिटेड चंडीगढ़, नेशनल कंप्यूटर सेंटर मुंबई, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर नई दिल्ली, और अन्य प्रादेशिक संगठन केंद्र हैं हमारे यहाँ। चिकित्सा में क्या उन्नति नहीं कर रहे हम, चिकित्सा की बीमारी को हमने पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। तपेदिक, मलेरिया, फ्लेरिया, गोइटर, कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज में हमने 75% उन्नति कर ली है। उनके रोकथाम के लिए सब व्यवस्थाएं कर चुके हैं हम, और ख़त्म भी कर रहे हैं। इसके लिए हमने क्या किया, बाल मृत्यु को काफ़ी हद तक ख़त्म कर दिया है, जो हमें इसलिए कमी आई है हमारे यहाँ। राजकीय चिकित्सालय, औषधालय अनुसंधान परिषद, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य केंद्र जैसी बेहतर सुविधाएं सरकार द्वारा प्रदान की जा रही हैं। महासागरीय विकास भरपूर किया है। 1981 में प्रधानमंत्री के अध्यक्षता में हमने महासागरीय अनुसंधान के क्षेत्र में भारतीय गतिविधियों को गति देने के लिए एक महासागरीय विकास विभाग स्थापित किया। इस विभाग के पास 2 जहाज हैं, ORV सागर कन्या और FORV सागर संपदा, सागर कन्या, सागर संपदा। ये जहाज क्या करते हैं, भौतिक, रासायनिक, जैविक, भूगर्भीय, भौतिक, सागर विज्ञान तथा मौसम विज्ञान के बारे में जानकारियाँ एकत्रित करते हैं। आधुनिकतम उन्नत सुविधाएं में उपलब्ध भी हैं। हमारी और भी उपलब्धियाँ सम्मिलित हैं। गवेषणा अनुसंधान जलयान का प्रयोग करते हुए समुद्र तल में उत्खनन करना, और अंटार्कटिका में सबसे इम्पोर्टेंट ये देखिए, अंटार्कटिका, आर्कटिक नहीं, अंटार्कटिका में दक्कन गंगोत्री नामक अनुसंधान केंद्र भी हमने स्थापित किया है।
नाम है, देखिए दक्कन गंगोत्री, ये आ चुका है यूपीएससी में, सीएपीएफ में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं आपको हाईलाइट पढ़ा रहा हूँ। तेल और प्राकृतिक गैस में कमीशन और तेल की खुदाई संशोधन ने किया है। दोस्तों आज ये 25 मिनट का लेक्चर आपके साथ रहा। आप ये इसके जो क्वेश्चंस दिखाई पड़ रहे हैं आप स्क्रीन पे, ये सभी मैंने आपको बता दिए हैं, आप लिख सकते हैं। और आप सभी का मेरे साथ 25 मिनट का एक छोटा सा चर्चा विज्ञान और प्रौद्योगिकी अपने देश के बारे में जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।